प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों पाठ 3 करेंगे। कक्षा 8 का पाठ नंबर 3, विज्ञान का पाठ नंबर 3 बच्चों, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो बच्चों आज हम स्टडी करेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में। तो बच्चों देखिए, पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। तो बच्चों किससे निर्मित होते हैं? कपड़े से। कपड़े प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। कपड़ा जो है बच्चों वो रेशों से बनाया जाता है और रेशे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक बच्चों ऐसा रेशा जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे कपास से रुई तैयार की जाती है, रुई से फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ कृत्रिम रेशे भी होते हैं। कृत्रिम रेशे जैसे पॉलिएस्टर होता है, इनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं। तो बच्चों इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए और सारणी को भरिए। तो बच्चों इस सारणी में आप कुछ प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे शर्ट हम लिख देते हैं। तो शर्ट दोनों प्रकार की बनाई जाती है, प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी। तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों लिख सकते हैं शर्ट। या और भी कपड़े होते हैं, जैसे बच्चों जैसे पर्दा होता है। पर्दा जो है, पर्दा ज़रूरी नहीं कि ये प्राकृतिक होता, मान लीजिए ये कृत्रिम है, ज़्यादातर कृत्रिम आते हैं। और अन्य चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको सारणी को आप फिल करेंगे ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे कृत्रिम और प्राकृतिक रेशों के बारे में हम स्टडी लेसन में करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा निर्मित किए जाते हैं अथवा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो संश्लेषित वो रेशे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाए जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, चित्र 3.1 और 3.1 बी, ए और बी में देखिए, इसमें कुछ कागज़ क्लिपों को जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास किया गया है। क्या दोनों में कोई समानता है? तो बच्चों देखिए, ये मनके से बनी हुई माला है, जबकि ये कागज़ के टुकड़ों से बनी हुई लंबी श्रृंखला माला की तरह ही तैयार की गई है। इसमें ये जो तैयार की गई श्रृंखला है, ये माला के रूप में है, एक लंबी श्रृंखला के रूप में जोड़ करके तैयार की गई है। तो इसी तरह से रेशों को जोड़ करके कपड़े बनाए जाते हैं बच्चों। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक या अंग्रेजी में इसको पॉलीमर कहते हैं बच्चों। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बहुलक अथवा पॉलीमर बनता है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों पॉली और मर, पॉली प्लस मर, इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई, अनेक इकाई। इसका मतलब पॉलीमर का मतलब क्या हो गया? अनेक इकाई, जिसमें अनेक इकाइयाँ जुड़ी होती हैं, अनेक छोटे छोटे भाग जुड़े होते हैं।
तो पॉलीमर का अर्थ हमने देखा बच्चों। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है अथवा जोड़ने से बनता है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज इकाइयों से ये बना होता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेलुलोज बच्चों ग्लूकोज से बनता है। सेलुलोज छोटी इकाई होती है जो जुड़ करके बहुलक का निर्माण करता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार। पहला देखिए बच्चों, रेयोन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। इसकी खोज चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। चीन वालों ने इसको बच्चों सुरक्षित रखा गया ताकि दूसरे देश इसका प्रयोग न कर सकें। रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। इसकी जो बनावट थी बहुत ही सुंदर थी, इस वजह से लोगों को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी, लकड़ी की लुगदी से के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। तो बच्चों लकड़ी की लुगदी से रेयोन को तैयार किया जाता है। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर के बिस्तर की चादरें बनाई जाती है। बच्चों बिस्तर की चादरें कब कैसे बनाई जाती है? रेयोन को कपास के साथ मिलाकर के बनाई जाती हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर इसके कालीन और गलीचे बनाए जाते हैं। बच्चों चटाइयाँ होती हैं, गलीचे होते हैं जो नीचे बिछाए जाते हैं, फर्शों के ऊपर बिछाए जाते हैं, वो ऊन और रेयोन का मिश्रण होते हैं। ऊन और रेयोन को मिला करके बनाए जाते हैं। नायलॉन के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त किसी भी कच्चे माल के बगैर ही से प्राप्त किया गया उपयोग के योग्य बनाया गया नायलॉन। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो संश्लेषित रेशा बच्चों ऐसा रेशा जो मानव निर्मित होता है। तो नायलॉन रेशा प्रबल भी होता है। प्रबल होता कठोर, प्रत्यास्थ होता लचीला, रबड़ की तरह लचीला, और हल्का भी था, और प्रत्यास्थ और प्रबल था। यह चमकीला भी था और धुलने में सुगम भी था, आसानी से धुल सकता था। यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। कपड़ों के निर्माण के लिए नायलॉन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, क्योंकि इसके बने कपड़े सस्ते थे, टिकाऊ थे और चमकीले थे और लुभावने थे। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इससे पैराशूट और चट्टानों और पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने के लिए रस्से तैयार किए गए। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे बच्चों जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग अथवा शयन थैला, पर्दे इत्यादि नायलॉन से बनाए जाते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने में भी किया जाता है। बच्चों पैराशूट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। बच्चों देख सकते हैं ये कुछ रेयोन से निर्मित चित्र देखिए। ये बच्चों कालीन देखिए, पर्दे देख सकते हैं, ये पर्दे का चित्र है। नायलॉन से बने जुराबे देखिए, रस्से देखिए और टूथब्रश। क्या नायलॉन के रेशे
सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उन उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल मजबूत होते हैं बच्चों। तो चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी नायलॉन से बनाए जाते हैं। ये पैराशूट का चित्र आप देख सकते हैं बच्चों। देखिए, ये नायलॉन से तैयार किया जाता है और ये चट्टानों पर चढ़ने वाले जो रस्से तैयार किए जाते हैं वो भी नायलॉन के बनाए जाते हैं। तो बच्चों, नायलॉन के उपयोग हमने देखे। एक क्रियाकलाप हम करते हैं। क्रियाकलाप 3.1 देखिए। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा चित्र 3.5 में दिखाया गया है। मुक्त सिरे पर क्या करेंगे बच्चों? मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य अथवा शक्ति को बताएगा। इसी प्रकार प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों को सारणी में लिखिए। अब बच्चों देखिए क्या किया। ये स्टैंड हमने ले लिया और अलग अलग धागे बांध करके एक पलड़े को बांध दिया। ये धागा है बच्चों, जैसे सूती धागा ले लिया हमने। मान लीजिए इसके अंदर हमने आधा किलो वेट रख दिया तो धागा टूट गया, या फिर 250 ग्राम में भी टूट जाता है, सूती धागा होता है। तो यदि हम सूती धागे की बजाय अन्य धागा प्रयोग करें, जैसे हम प्रयोग करें ऊन का धागा। ऊन का धागा लगाने पर ऊन का धागा थोड़ा मजबूत होता है, लगभग आधा किलो वेट तो वो सहन कर लेगा। आधा से ज़्यादा करेंगे वो टूट जाएगा। अब रिप्लेस कीजिए धागे को और नायलॉन का धागा लगाइए। नायलॉन का धागा आप रखते जाएंगे, इसमें वेट रखते जाएंगे। 1 किलो हमने रख दिया, 2 किलो का रख दिया, 3 किलो, 5 किलो, इस तरह से आप रखेंगे और उसमें लचीलेपन की वजह से उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी, उसकी लंबाई, और वो टूटेगा नहीं। और काफ़ी ज़्यादा वेट रखने के बाद वो टूटेगा तो बच्चों परीक्षण अपने इसमें भर दीजिए सारणी के अंदर। आप रेशों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक या कील का उपयोग कर सकते हैं, या दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर एक ही आकार वाली कांच की गोलियों या गुटिकाओं का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रहे सभी धागे एक ही लंबाई और लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। धागे की मोटाई समान होनी चाहिए और धागे की लंबाई भी उतनी ही होनी चाहिए, सबकी एक जैसी। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के धागे हम प्रयोग कर रहे हैं, सारे के सारे 10 सेंटीमीटर के होने चाहिए। फिर पॉलिएस्टर और एक्रिलिक क्या होते हैं? पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। तो बच्चों इससे जो कपड़े बनाए जाते हैं उनमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक अन्य लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन धागों में खींचा जा सकता है जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना भी जा सकता है बच्चों। तो ये मानव निर्मित रेशे हैं पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, इनसे वस्त्र भी बनाए जाते हैं बच्चों। आगे देखेंगे पीईटी के बारे में बच्चों। मेरी माँ जल के लिए सदैव पीईटी अथवा पेट बोतलें और चावल और चीनी संचयन के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर ये पेट क्या है। पेट अथवा पीईटी बच्चों पॉलीएथिलीन ट्रथेलिट इसका पूरा नाम है। ये एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और बहुत
अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन जो पोली और एस्टर दो शब्दों से बना होता है और एस्टर से ये बनाया जाता है। पोली एस्टर को कई बार जोड़ दिया जाता है। पोली का मतलब होता है कई इकाई बच्चों, एस्टर की कई इकाइयाँ इसमें जुड़ी होती हैं। एस्टर की इकाइयों को जोड़ करके अथवा उनकी पुनरावृत्ति करके इसको बनाया जाता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरीकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। तो बच्चों पॉलिएस्टर से निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरीकोट। टेरीकोट एक बहुत ही प्रसिद्ध कपड़ा है और बहुत पसंद किया जाने वाला कपड़ा था जो आज के समय में बहुत कम प्रयोग होता है। जैसा कि नाम सुझाते हैं ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो बच्चों इन्होंने क्या बताया, पॉलीकोट जो है वो पॉलिएस्टर और कपास को मिलाकर बनाया जाता है, जबकि पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन को मिलाकर के बनाया जाता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं और शाल अथवा कंबलों का प्रयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि ये ऊन के सदृश अथवा समान दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं। संश्लेषित रेशे बच्चों सस्ते होते हैं और टिकाऊ और मजबूत होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय भी माने जाते हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। तो बच्चों जलाने पर क्या होता है, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो जल जाते हैं, वो चिपकते नहीं हैं, जबकि संश्लिष्ट रेशे होते हैं वो चिपक जाते हैं। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि प्राकृतिक रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाए या आग लग जाती है तो वह बहुत आपदाजनक हो जाता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि बाई चांस रसोई में आग लग जाए तो कपड़ों में आग लग जाए तो कपड़े शरीर से चिपक जाते हैं। अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल पेट्रो रसायन से तैयार किए जाते हैं। ये विविध प्रक्रमों द्वारा पेट्रो रसायन से तैयार किए जाते हैं बच्चों। पेट्रो रसायन कच्चा माल होता है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं और इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्रता से सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। रख रखाव भी सुविधाजनक इनका होता है, क्योंकि इनको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है। मजबूत होते हैं, सस्ते होते हैं बच्चों। क्रियाकलाप देखिए। क्रियाकलाप 3.2। एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लीजिए। एक ही आकार के दो कपड़े के टुकड़े लेते हैं हम, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशे का बना होना चाहिए। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद आप ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकर या मग में भिगोइए जिसमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़ों के टुकड़ों को पात्र से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में सुखाइए और फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की तुलना भी करके देखिए। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? बिल्कुल, जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो कम जल सोखते हैं और जल्दी सूख जाते हैं।
यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्म को बतलाता है। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व अथवा टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। प्लास्टिक क्या होता है बच्चों? आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग की सूची बनाइए। संश्लेषित रेशों की यह तरह प्लास्टिक भी बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है और कुछ में यह क्रॉसबद्ध अथवा शाखान्वित होती है। बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 इस तरह की श्रृंखला में जब प्लास्टिक की इकाइयाँ जुड़ती हैं तो इसको रेखीय श्रृंखला कहा जाता है। जबकि नीचे आप देख रहे हैं ये शाखान्वित है अथवा क्रॉसबद्ध श्रृंखला तैयार की गई है। तो प्लास्टिक के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों, वो आगे जानेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइज़ों में उपलब्ध हैं। जैसा कि आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। किसी भी सांचे में डाला जा सकता है, कोई भी आकार इसको दिया जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है। पुनर्चक्रण बच्चों, जैसे कबाड़ी वाले को बेच दिया टूटा फूटा प्लास्टिक, कबाड़ी वाले ने फैक्ट्री वाले को बेच दिया, फैक्ट्री वाला उसको पिघला करके दोबारा आकार दे देता है, पुनः उसके खिलौने और कुर्सियाँ वगैरह प्लास्टिक की चीज़ें बना देता है। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया भी जा सकता है, इसे बेल करके चादरों में बदला जा सकता है और अथवा इसकी तारें भी बनाई जा सकती है। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। देख रहे होंगे ये कुर्सी बच्चों, बाल्टी और ये गिलास और खिलौना, तो ये प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं। प्लास्टिक निर्मित कुछ वस्तुएं हमने देखी। पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन एक प्लास्टिक का एक अन्य उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? बिल्कुल, कुछ मोड़ी जा सकते हैं, कुछ नहीं। उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने तो बल लगाने पर टूट जाती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत हो जाए और सरलतापूर्वक मुड़ जाए, उसे थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। जितनी पॉलीथीन होती हैं और पीवीसी होती है बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे जो आपकी डोरियाँ होती, बिजली की डोरियाँ होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, तो उनके ऊपर जो रबड़ का आवरण चढ़ा होता है वो पीवीसी का चढ़ा होता है। ये एक प्रकार का प्लास्टिक ही होता है। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमानों पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर एक कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, जिन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। जैसे इसके दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ये बिजली के स्विच बनाने में, बिजली के बटन होते हैं बच्चों, बिजली के बोर्ड होते हैं, विभिन्न बर्तनों के हत्थे होते हैं, जैसे कुकर के हत्थे होते हैं बच्चों, डेगची के हत्थे होते हैं, वो बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधी है। यह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें बनाने में प्रयोग किया जाता है। रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो आग का प्रतिरोध करते हैं, जिनमें आग नहीं लगती, ऐसे कपड़े तैयार किए जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विभिन्न उपयोगों को नीचे दर्शाया गया है बच्चों। कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये बटन तैयार किए गए, बोर्ड तैयार किया गया। और प्लेट देखिए बच्चों, प्लास्टिक की बनाई जाती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई सारी वस्तुएं आप देख रहे होंगे, कुकर के हत्थे और जो मजबूत प्लेट होती है, जो एक बार टूट करके बिखर जाए, दोबारा उसको आकार न दिया जा सके, ये सारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाई जाती हैं।
थर्मो सेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक बच्चों देख रहे होंगे, डिब्बे होती हैं, डोरियाँ होती हैं और छोटे छोटे खिलौने होते हैं, रबर के खिलौने होते हैं, बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं प्लास्टिक से बने होते हैं, उनको आसानी से पिघलाया जा सकता है, अन्य रूप दिया जा सकता है। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी से उपयोग में आ जाना। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें तो इनकी गिनती अनगिनत है बच्चों। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम प्रयोग करते हैं, जिनमें प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील। तो बच्चों आप जानते हैं लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है अथवा जंग नहीं लगता है। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन अथवा उनको इकट्ठा करने के लिए या उनको प्लास्टिक के बर्तनों में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। चिरस्थायी होता है बच्चों लंबे समय तक चलने वाला। प्रबल कठोर, हल्का बिल्कुल आराम से इसको प्रयोग में किया जा सकता है। हल्का होने के कारण पूर्व काल में उपयोग आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का है, प्रबल, चिरस्थायी है और विभिन्न आकार और साइजों में ढाला जा सकता है, तो यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों प्लास्टिक के उपयोग देखे हमने। प्लास्टिक सुचालक है, कुचालक है बच्चों। आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे जो होते हैं वो भी इससे बने होते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों? प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इसके उपयोगों के कुछ उदाहरण जैसे दवा की गोलियां, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन बच्चों बिजली से चलने वाला एक यंत्र है जिसमें भोजन को गर्म किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफलॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। ये भोजन पकाने के पात्रों पर नए चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है बच्चों। ये रसोई के बर्तनों पर लगाया जाता है टेफलॉन। कभी कभी आपने देखे होंगे कुछ बर्तन महंगे आते हैं, उनकी अंदर की परत आपने देखी होगी। तो बच्चों जैसे ये बर्तन है, इसके अंदर वाली जो परत है वो काले काले रंग की होती है और उसमें तेल जब डालते हैं तो उससे चिपकता नहीं है, वो आसानी से धुल जाता है। ऐसे बर्तनों पर टेफलॉन की परत चढ़ाई जाती है, टेफलॉन की परत चढ़ा दी जाती है। तो बच्चों अग्नि से प्लास्टिक, यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान होते हैं बच्चों वस्त्र। कर्मचारी जो होते हैं आग बुझाने वाले कर्मचारी, वो ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो मेलामाइन प्लास्टिक के बने होते हैं या मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ा दी जाती है उनके ऊपर, जो अग्निरोधक होते हैं, जो आग से कर्मचारी को बचाते हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण, जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? प्लास्टिक जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है।
बच्चों प्लास्टिक ऐसी प्रक्रिया से अपघटित नहीं होता। कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपघटित हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक अपघटित नहीं होता। इस प्रक्रिया को जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय कहा जाता है, और पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे सड़ी गली सब्जियां होती हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, पत्ते होते हैं पेड़ों के, ये सारे जो होते हैं इनको ज़मीन में यदि दबा दिया जाए, किसी गड्ढे में डाल दिया जाए तो जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया से ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि प्लास्टिक वो जो होता है वो जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया उसमें होती है, यानी वो अपघटित नहीं होता। अब अपशिष्ट के प्रकार। अपशिष्ट के प्रकार बच्चों देखेंगे हम। सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, कागज़, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, प्लास्टिक थैलियाँ। तो बच्चों इनको अपघटित होने में कितना समय लगता है? जैसे सब्जी और फलों के छिलकों को अपघटित होने में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। कागज़ को अपघटित होने में 10 से 30 दिन लगते हैं। सूती वस्त्र को 2 से 5 महीने लगते हैं। लकड़ी को 10 से 15 वर्ष लगते हैं। ऊनी वस्त्र को लगभग 1 वर्ष लग जाता है। और टीन, एल्युमिनियम और अन्य डिब्बों को 100 से 500 वर्ष लगते हैं। प्लास्टिक की थैलियों को कई वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते। छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है प्लास्टिक, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़े और अन्य छोटे टुकड़ों में बढ़ते चले जाते हैं और बहुत सारे वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इसको अपघटित होने में। प्रक्रिया कौन सी होती है? ऊपर देखिए बच्चों, जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया होती है इन सब के अंदर। एल्युमिनियम, धातु और प्लास्टिक, इन दोनों में जैव अनिम्नीकरणीय प्रक्रिया होती है। किसके अंदर जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया होती है बच्चों? धातुएं और प्लास्टिक की थैलियों के अंदर। तो बच्चों अजैव निम्नीकरणीय हमें पता ही है, ये विघटित नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिक विघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब हम इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लगता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में विषैली धूम अथवा गैसें उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कपास या जूट के थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका निस्तारण करिए अथवा उपचार करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके सुझाइए जिनके द्वारा प्लास्टिक पदार्थों को कम उपयोग करें या पुनः उपयोग करें। ऐसी विधियां प्रयोग करिए। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने का बेहतर जो तरीका है बच्चों, पुनः चक्रित करिए इसको। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं को पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं, जिससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थ के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R अथवा 5R सिद्धांत का प्रयोग करिए। 5R सिद्धांत का प्रयोग क्या है बच्चों? पहले R का मतलब है उपयोग कम करिए अथवा रिड्यूस। दूसरे R का मतलब है पुनः उपयोग करिए अथवा रीयूज। पुनः चक्रित करिए, तीसरे R का मतलब है पुनः चक्रित करिए अथवा रिसाइकल करिए। पुनः प्राप्त करिए अथवा रिकवर। चौथे R का मतलब है पुनः प्राप्त करिए अथवा रिकवर करिए। और पांचवें R का मतलब है उपयोग ना करें अथवा रिफ्यूज अथवा उपयोग ना करें, इसके स्थान पर कोई अन्य वस्तु प्रयोग करें। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हों। तो बच्चों, क्या आपने कोई ऐसा कचरा अथवा ढेर देखा जहाँ पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निकल जाते हैं। क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करता अथवा गले में अटक जाता है, अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं। आमाशय में
चला जाता है और अंततः इनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट, अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान और पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? रेशा विवेक। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़कों पर नहीं फेंकनी चाहिए बच्चों। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला अथवा जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बों का प्रयोग कीजिए अथवा प्रयोग में लाइए बच्चों। तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर 3। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।